नमस्कार, मैं हूँ शिवम। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग भारत के भूगोल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, जो कि भारत के भूगोल का पहला चैप्टर है, यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भारत का नाम भारत कब पड़ा, ये सब चीज़ें, भारत को इंडिया किसने कहा था, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था, भारत की सीमा विस्तार, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत भारत का नाम भारत तब पड़ा, आप लोग जानते होंगे, ऋग्वेदिक काल में एक राजा हुआ करता था सुदास, जिसने पूरे इस क्षेत्र को जीत लिया था। वो आर्य था, तो इसीलिए भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा था। और उसी सुदास राजा जिस कबीले का था, उस कबीले का नाम मतलब भरत था। भरत कबीले का वहाँ का एक राजा था भरत, तो उसी के नाम से इसका नाम भारत पड़ा। परंतु वायु पुराण में यह बात कही गई है कि एक दुष्यंत का पुत्र था भरत, जिसने शेरों के दांत को गिन लिया था बचपन की अवस्था में। दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। तो ये मतलब कई सारी बातें हैं। एक तो जो राजा था भरत कबीला, वहां से इसका नाम पड़ा था, इसके भरत के नाम से इसका नाम भारत पड़ा था। ठीक है। भारत को अंग्रेजी में कहते हैं इंडिया। क्या कहते हैं? इंडिया। आई लव माई इंडिया। इंडिया, ये इंडिया शब्द है, ये यूनानी के इंडोई शब्द से बना है। कौन से शब्द? इंडोई। इंडोई से बना है। इंडोई कौन सी भाषा का शब्द है? यूनान भाषा का शब्द है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, जब रोमनवासी थे, रोमनवासी, एक नदी बहती थी इधर, ये अभी बहती है, जिसका नाम है सिंधु। तो सिंधु नदी को रोमनवासी इंडस कहते थे। तो रोमनवासियों ने ही इधर के रहने वाले लोगों को इंडिया कहा था। ठीक है। अब एक और बात आती है, फ्रांसीसी जो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद में रोमनवासी हो गए। अब पारसी, पारसी जो थे, ईरानी, जो ईरानी थे, ईरानी लोग हा को कहते थे, हा को नहीं, ये लोग सा को हा कहते थे, और धा को दा पढ़ते थे। तो ये जो सिंधु नदी ऐसे बहती है, तो सिंधु नदी के पूरब वाले, दक्षिण पूर्व वाले भाग को सिंधुस्तान कहा जाता था। तो ये लोग सा को हा कहते थे और धा को दा कहते थे, इसीलिए ये सिंधुस्तान ना कह करके इन्होंने क्या कहा, इसको हिंदुस्तान कहा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को हिंदुस्तान सर्वप्रथम किसने कहा था? तो पारसी या ईरानी, जिनको पारसी भी लिख सकते हैं, पारसियों ने या ईरानियों ने भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था। ठीक है। इतना बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं भारत के भूगोल के बारे में। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। ठीक है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल, ये कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
अगर क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पूरे विश्व का ये 2.43% है। तो कुल क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और मतलब विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 2.43% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसके जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं, इनको जानना जरूरी है। तो सबसे नंबर 1 पर सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका। उसके बाद में है चीन, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। उसके बाद में ब्राजील, ब्राजील। और उसके बाद में छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ये तो हो गई क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर चाइना, पांचवें नंबर पर ब्राजील और छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पर हमारे देश का नाम आता है भारत। अब देखिए, जो भारत का क्षेत्रफल है और रूस का अगर 1/5 कर दिया जाए तो भारत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए। कनाडा का 1/3 है, कनाडा का 1/3 भारत का क्षेत्रफल है। रूस का 1/5 भाग भारत का क्षेत्रफल है। भारत अगर यूरोप महाद्वीप में से रूस को निकाल दिया जाए तो जितना यूरोप में बचा देश है पूरा क्षेत्रफल, उतना सिर्फ भारत का क्षेत्रफल है। तो यूरोप महाद्वीप में से सिर्फ रूस को निकाल देने पर जितना भूभाग शेष बचता है उतना भूभाग सिर्फ भारत के पास है। इतना बड़ा भारत का मतलब क्षेत्रफल है। अब देखिए, ये बात क्लियर हो गया, आप लोग याद रखेंगे। मतलब पहले नंबर पर है रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर चाइना, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर भारत है। ठीक है, इतना क्लियर कीजिए। अब उसके बाद में देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से। भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। पहली सबसे बड़ी जनसंख्या चाइना की है। चाइना के बाद विश्व में दूसरा स्थान जनसंख्या की दृष्टि से भारत का आता है। इसको भी नोट करेंगे। भारत की जनसंख्या विश्व में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। क्या ये बात क्लियर हो गया? अब हम लोग भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, इनको एक मोटे तौर पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले अक्षांश के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं कि समझ लो ये ग्लोब है या पृथ्वी है। ग्लोब क्या होता है?
पृथ्वी का ही लघु रूप होता है, जिसको समझने के लिए मतलब पृथ्वी की जितनी आकृतियां सेम ग्लोब में बनी रहती हैं, उसको समझने के लिए हम लोग ग्लोब का प्रयोग करते हैं पृथ्वी को समझने के लिए। अब देखिए, इसके केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से प्रत्येक डिग्री के अंतराल पर जो खींची गई रेखा होती है, जैसे 1 डिग्री है यहाँ से, अब 1 डिग्री ऐसे चारों तरफ लेकर के ऐसे चारों तरफ खींच दिया जाए, ऐसे 2 डिग्री, जैसे समझ लीजिए केंद्र हो गया, यहाँ से 1 डिग्री के चारों तरफ ऐसे खींच दिया जाए तो एक रेखा इधर बन गई। ऐसे 2 डिग्री पर खींच दिया जाए तो ये ऐसे ही बन जाएगी चारों तरफ ऊपर, ऐसे 3 डिग्री, ऐसे 4 डिग्री। तो ऐसे प्रत्येक डिग्री के अंतराल पर जो खींची गई रेखा होती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अब देखिए, यहाँ पर इतना डीप में नहीं पढ़ना है, जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पर अक्षांश के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा केवल अपना काम निकालने के लिए देख लेते हैं। देखिए, जो पृथ्वी की बीचों बीच से गुजरती है उसको क्या कहते हैं? ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई ऐसे, और ये देखिए ये रेखा हो गई, समझेंगे भाई। 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को इक्वेटर भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। देखिए, अब ये 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ऊपर जब बढ़ते चले जाएंगे तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे होते करते 90 डिग्री का जो बनेगा। देखिए, ये पूरे एक सर्किल है, तो 90 जो डिग्री होता है वो एक बिंदु की तरह हो जाएगा। तो जब वो बिंदु की तरह हो जाएगा तो उसको काउंट नहीं करते हैं। मतलब कि इधर से ऊपर जाएंगे तो 89 ऊपर की तरफ, फिर एक रेखा 0 वाली, और फिर नीचे 89। तो अगर हम टोटल जोड़ देते हैं तो 9 और 1 10, 10 और 9 19 के 9, 8 8 16 और 1 17, मतलब कि 179 अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। इतना बात याद रखेंगे। इसके ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव और नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, उत्तर की तरफ जब बढ़ेंगे तो जितने उत्तर अक्षांश मिलेंगे, और नीचे की तरफ जब जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश मिलेंगी। अब देखिए, जैसे ऊपर जब जाते हैं तो इधर पड़ता है 23.5 डिग्री का अक्षांश। तो इस 23.5 डिग्री के अक्षांश को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इधर पड़ेगा, नीचे पड़ेगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर इधर पड़ जाएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे पड़ता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इस वाले को जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको तो कह देते हैं भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। सूर्य हमारा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए, नीचे अटलांटिक अंटार्कटिका है, ऊपर आर्कटिक महासागर है, तो इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, और इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिका वृत्त। आर्कटिक वृत्त
और इसको कहते हैं अटलांटिक अटलांटिक वृत्त। क्या बात क्लियर हो गई? अब देखिए, हमारा जो भारत है वो यहीं पर स्थित है, मतलब कि 23.5 डिग्री पर। आप लोग देख पा रहे होगे, ये 23.5 डिग्री रेखा गुजर रही है, ये इसको कहते हैं कर्क रेखा। ये है 23.5 डिग्री। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो भारत है ये 8 डिग्री 4 मिनट नीचे है, 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में लाई कर रहा है। तो ये हो गई अक्षांश। तो हमारे भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितनी है, देखेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार अब अक्षांशीय विस्तार आपसे प्रश्न दो तरीके से पूछेगा। अगर एक आ जाए मुख्य भूमि का, तब हम लोग लिखेंगे मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर हो गया? अगर द्वीप को भी मिला लें, द्वीपों सहित, भारत के जो द्वीप हैं तब द्वीप सहित अगर बात करें, तब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक मुख्य भूमि का है। अगर द्वीपों को मिला लें तो 6 डिग्री 4 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। अब अगर देशांतरीय विस्तार के बारे में बात कर लें, देखिए ये हमारा मतलब मोटे तौर पर हमने पढ़ लिया है अक्षांश के बारे में। 0 डिग्री भूमध्य रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, आर्कटिक वृत्त क्या होता है, अंटार्कटिक वृत्त, अटलांटिक वृत्त क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग देखते हैं आगे देशांतरीय विस्तार। देखें, देशांतर रेखा क्या होती है? ये वृत्त हो गया। वृत्त कैसा वृत्त है? ये समझ लो एक ग्लोब है। ऊपर पाया जाता है उत्तरी ध्रुव और नीचे है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। देखिए, अभी जब हम लोग अक्षांश पढ़े थे तो वो पूरा एक वृत्त हुआ करता था। ये पूरा वृत्त ना होकर के अर्धवृत्त है। इनकी संख्या 360 होती है। देखिए, अब कैसे 360 होगी? 0 से लेकर के 180 तक। सपोज कीजिए, देखिए ये एक वृत्त बना हुआ है, इधर सामने हो गया 0, अब फिर 1 2 3 ऐसे होते करते 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 इधर पहुंचेंगे, पड़ जाएगा 180 डिग्री, इधर हो जाएगा 179, इधर चलेंगे 1 2 3 ऐसे होते करते इधर भी पहुंचेंगे तो इधर हो जाएगा 179। ये 180 वाला इधर से भी कॉमन है और इधर से भी कॉमन है। ये 0 डिग्री जो होता है, 0 डिग्री
ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। कहां से? लंदन के ग्रीनविच शहर से। और ये वाला अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरता है 180 वाला। तो जब इधर जैसे इसके जब पूरब की तरफ है, देखिए इस तरफ जो दाहिनी तरफ हाथ की तरफ होता है ये पूरब होता है, और इधर वाला होता है जो वो सब पश्चिम होता है। जब हम इसके पूरब की तरफ जाएंगे तो हमारा समय ज्यादा होता चला जाएगा, और जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमारा समय कम होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। अब सपोज कीजिए इधर सूरज है, पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है, तो सबसे पहले दिन किधर निकलेगा? इधर पूरब वाले एरिया में निकलेगा ना, पश्चिम वाले में बाद में निकलेगा। तो ये इसका समय हमारा आगे होगा। क्लियर है? अब हमारा जो भारत है ये ऐसे इधर पूरब की तरफ चलेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कहां से है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत लाई करता है। अब देखिए जो 0 डिग्री देशांतर होता है इसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। इसी से सभी देश अपने अपने समय की मानते हैं, अपने अपने समय को, ठीक है, एक निश्चित मानक समय रेखा निर्धारित करते हैं जो कि 7.5 डिग्री का गुणज होता है। प्रत्येक देश का अपना मानक समय रेखा होता है जो कि कितने डिग्री का? 7.5 डिग्री का एक गुणज होता है। भारत के पास अपना खुद है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत ने अपना मानक समय रेखा माना हुआ है। कितने डिग्री को? 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट को भारत ने अपना मानक समय रेखा माना हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब इतना क्लियर हो गया होगा, इन सबको मिटा देते हैं। बाकी अक्षांशीय और देशांतर एक पूरा अलग से एक टॉपिक ही है, जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। हम लोग केवल यहाँ पर अपने काम से बात निकाल लेते हैं। तो हम लोग मोटे तौर पर क्या पढ़े कि अगर मैं भारत को बनाना चाहूँ, उसके अक्षांशीय विस्तार को देखूं, तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मतलब संकेत के रूप में हम इसको सही समझ लेंगे। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इधर है, इधर पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इधर देखेंगे तो देखो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, इधर पड़ जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर? ये हमारी मुख्य भूमिका है। अगर मुख्य भूमि ना लें, द्वीप का ले लें, तो अभी द्वीप के बारे में मैं बताता हूं। देखिए थोड़ा सा द्वीप के बारे में भी देख लिया जाए। इधर क्या है और इधर क्या है। इधर आप लोग देख पा रहे होंगे ये पश्चिम बंगाल है, तो बंगाल से ही आप लोग दिमाग लगा लेंगे। इधर वाले भाग को जो समुद्र का एरिया है उसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। ये क्या हो गई? बंगाल की खाड़ी। अब जो बचा कुचा मतलब इस तरफ वाला ये हो गया अरब सागर।
इधर वाला पार्ट हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर वाला भाग हो गया अरब सागर। अरब सागर में कुछ द्वीप पाए जाते हैं जो कि कोरल से हैं इधर, तो ये सब द्वीप क्या कहलाते हैं? लक्षद्वीप कहलाते हैं। इधर क्या है? लक्षद्वीप है। जबकि इस तरफ देखिए, अभी हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हिमालय है, हिमालय ये इधर चल करके फिर म्यांमार में अराकान युमा पर्वत है, ये ऐसे मुड़ जाता है, फिर ऐसे समुद्र के नीचे ये थोड़ा सा होते हुए यहाँ पर कुछ ऊपर उठा हुआ है। जबकि लक्षद्वीप देखेंगे ये कोरल लीफ है, जबकि ये अंडमान निकोबार इधर पाया जाएगा। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये हिमालय पर्वत का ही मतलब समुद्र के नीचे से फिर निकला हुआ भाग है। तो अंडमान निकोबार में थोड़ा सा देख लेंगे, इसको मोटे तौर पर 6 भागों में बांटा गया है, बाकी कई हैं सारे। तो जब हम लोग द्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से देखेंगे, बस मोटे तौर पर थोड़ा सा हम लोग एक समझ बना लेते हैं। देखिए, अंडमान में 4 है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, उसके बाद में लघु अंडमान। ये चारों अंडमान एक साथ है, ऐसा नहीं कि उत्तर सबसे वाला है फिर सबसे नीचे दक्षिण है। उत्तरी है, फिर मध्य है, फिर दक्षिणी है, दक्षिणी के बाद में लघु अंडमान है, उसके बाद में कार निकोबार है, कार निकोबार के बाद में ग्रेट निकोबार है। तो जो भारत का द्वीप वाला है सबसे दक्षिणी भाग बिंदु, वो कहां पर है? कार निकोबार में स्थित है। ठीक है, कार निकोबार में एक स्थान है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट भारत का द्वीपों सहित सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब देखेंगे भारत का, अगर मैं बात करूं मोटे तौर पर कि मतलब उत्तर में सबसे बड़ा, उत्तर में सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है और सबसे पश्चिमी अच्छा मतलब स्थान कौन सा है, तो उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये अगर आप लोगों ने समझ लिया हो तो इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पर हम स्थान के बारे में लिखेंगे। देखिए, भारत के सबसे उत्तरी स्थान का नाम है इंदिरा कॉल। अगर आपको किसी को बुलाना हो तो आप मुंह से तो बुलाएंगे, मुंह आपके सबके ऊपर होती है, तो भारत के सबसे ऊपर यानी उत्तर में क्या है? इंदिरा कॉल है। अब अगर ऊपर इंदिरा कॉल हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगी। ये ऊपर पहले, ये अब इस समय कहां पर है, कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका नाम लद्दाख है। पहले ये जम्मू और कश्मीर का भाग हुआ करता था। सबसे नीचे वाली बात करेंगे तो मुख्य भूमि की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप लोगों ने सुना होगा, तो नीचे वाला भाग होता है कन्याकुमारी यानी दक्षिणी बिंदु। ये इसको दक्षिणी बिंदु कहेंगे, दक्षिणतम बिंदु नहीं कहेंगे। दक्षिणतम बिंदु होगा इंदिरा कॉल। तो कन्याकुमारी हो गया, कन्याकुमारी को ही हम लोग केप कैमोरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केप कैमोरिन। ठीक है, ये कौन सा राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। इस वाले राज्य में अक्सर कंफ्यूजन बनी रहती है कि ये तमिलनाडु राज्य में है कि केरल राज्य में है, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होना है, ये तमिलनाडु राज्य में है। सबसे इधर वाला भाग कौन सा पड़ता है? पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग कहां पर पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। और अरुणाचल प्रदेश में वह कौन सा स्थान है? तो इसका नाम है किबीथू। किबीथू कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है, और पूर्वी राज्य होने के कारण सबसे पहले सूर्य भारत में किस राज्य में उदय होता है? तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। और अस्त किस राज्य में होता है? सबसे अंत में, तो होता है गुजरात में। अच्छा, एक बात आप लोगों को थोड़ा सा मैंने नहीं बताई, जब दिमाग में रखेंगे कि अगर हम 1 डिग्री चलते हैं पूरब की तरफ तो हम 4 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। 1 डिग्री अगर पूरब की तरफ चलते हैं तो कितना मिनट? 4 मिनट पूरब की तरफ पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से 68 है, मोटे तौर पर मान लीजिए 68,
उधर मान लीजिए 97, तो लगभग 30 उस के आसपास आएगा। अगर 30 उस के अंतराल में लगभग मोटे तौर पर 30 पड़ेगा, तो 30 चौके कितना होता है 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना हो गया 2 घंटा। मतलब कि जब सूरज वहां पर निकल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूरज दिखाई पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज अस्त हो जाएगा, उसके 2 घंटे बाद सूरज गुजरात में अस्त होगा। इसीलिए भारत ने अपने मानक समय को 82.5 डिग्री माना है, जो कि इसके बीचों बीच में होती है और 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अभी हम जो मानक समय रेखा है उसके बारे में बात करते हैं। इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। अब गुजरात में आ जाते हैं, तो गुजरात का जो सबसे पश्चिमी मतलब भारत का पूरा बिंदु है उसको कहते हैं गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। और इसी को गौर मोता भी कहते हैं, कहीं किसी किसी किताब में लिखा हुआ है। तो या तो गुहार मोती हो जी, गुहार मोता, एक मिनट, गुहार मोती है और गौर मोता है। ये मतलब कुछ भी ऐसे लिखा मिल जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। भारत के कर्क रेखा, भारत के बारे में देख लेना है। भारत में जो कर्क रेखा है, ये वाली रेखा, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको मतलब एक सीक्वेंस से हम लोग देखते रहेंगे। मतलब कि ऐसा कोई ट्रिक व्रिक नहीं याद करेंगे कि मित्र पर गमछा जा रहा है, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। ट्रिक व्रिक कभी काम नहीं आता है। पेपर टाइम में आपका जो मतलब समझ विकसित रहेगी दिमाग में, वही काम आती है। ट्रिक व्रिक कभी नहीं काम आती है। जितने में आप राज्यों का सीक्वेंस याद करेंगे, उतना तो समय आपको ट्रिक याद करने में ही बीत जाएगा। फर्क क्या है, डायरेक्ट हम क्यों ना उसी को पकड़ें। देखिए, भारत में कर्क रेखा भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले गुजरात, उसके बाद में दूसरा नंबर पर आता है राजस्थान, तीसरा नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, पांचवें नंबर पर आता है झारखंड, छठवें नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, सातवें नंबर पर आता है त्रिपुरा, आठवें नंबर पर आता है मिजोरम। अब देखिए, अब कर्क रेखा से संबंधित कुछ और बात आप लोगों को याद रखना है। कर्क रेखा जो है, इसको दो एक ऐसी नदी है जो 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश के धार जिले से, मध्य प्रदेश के धार जिला या धार जिला ही है, तो धार जिले से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम माही है। वो ऐसे निकलती है, ऐसे और ऐसे जाकर के काट देती है। तो माही नदी माही नदी इसे 2 बार काटती है।
तो कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो उसका जवाब हो जाएगा माही नदी। ऐसे मकर रेखा को भी 2 बार काटती है एक नदी, और भूमध्य रेखा को भी 2 बार काटती है। तो सभी रेखाओं को एक साथ पढ़ लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, एक मशहूर नाम मैकाले, मैकाले पढ़ा है। तो माँ से हो गई माही नदी, का से हो गया कांगो नदी, और ला से हो गया लिम्पोपो नदी। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद में कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और जो लिम्पोपो नदी होती है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम माही है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कांगो है, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो नदी है। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, यहां से देखते हैं। दूसरे नंबर पर जो राज्य है राजस्थान, कर्क रेखा सबकी लंबाई इसमें सबसे कम है। तो सबसे कम लंबी कर्क रेखा इसमें पाई जाती है, सबसे कम लंबाई की। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। क्लियर है? अब देखिए और कर्क रेखा से क्या संबंध बनता है। तो झारखंड की राजधानी है रांची, और रांची का जो उत्तरी अक्षांश है वो है 23 डिग्री 11 मिनट। 23 डिग्री 11 मिनट इसका अक्षांशीय मान है। उत्तर मतलब रांची 23 डिग्री 11 मिनट पर स्थित है। तो रांची जो झारखंड का राजधानी रांची है, ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी है। आप लोग याद रखेंगे झारखंड की राजधानी जो रांची है, महेंद्र सिंह धोनी का मतलब यहीं पर रहते हैं, तो मतलब महेंद्र सिंह धोनी का यह शहर है। ये कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मेरे हिसाब से कर्क रेखा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन भारत में आने वाले थे, भारत के मतलब भूगोल में, उनसे सबसे पढ़ा जा चुका है। बाकी अभी हम लोग और पढ़ेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और कर्क रेखा से बन सकता है, बनता है कि कौन ऐसी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो उसका नाम हो जाएगा कर्क रेखा। क्लियर? कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा से मतलब भूमध्य रेखा के बीच की जो जलवायु होती है वो उष्ण होती है, और इसके बाद वाली जलवायु कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच की उपोष्ण होती है। तो ये सब जो हम लोग जलवायु वाले बीच में चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर क्लियर करेंगे। लेकिन इस पर मतलब कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता कि हिमालय पर्वत है तो वो पूरा सब कुछ बदल देता है जलवायु, इसीलिए भारत की जलवायु तनी अलग है। उन सब चीजों के बारे में हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे भारत के कुछ पड़ोसी देश। क्लियर है? देखिए, आप लोग कभी जीवन में याद करके एक तरह से कोई कह दे रट्टा मार कर कि भारत के पड़ोसी देश का नाम बताओ, या भारत का मतलब अक्षांशीय विस्तार, ये सब चीज बताओ, तो नहीं बता पाओगे। इसीलिए एक समझ का बनना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो जो समझ बन जाएगी तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। अब आप लोग देखो, इधर हमारा एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। इस तरफ कौन सा देश है? पाकिस्तान है। ठीक है? इधर एक और देश है जिसका नाम अफगानिस्तान है। इधर चीन है, चाइना।
इधर एक देश है जिसका नाम क्या है, नेपाल है। इधर एक और देश है जिसका नाम भूटान है। इस तरफ इस तरफ म्यांमार है। और इधर है बांग्लादेश। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पड़ोसी देश हो गए जो स्थल से सीमा बनाते हैं। पड़ोसी देश और भी हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो मतलब हमें उन देशों के बारे में पढ़ना है अभी, मतलब कि जो कि स्थल से सीमा बनाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। ठीक है। अब देखिए, सर्वाधिक भारत की स्थल से सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक लंबी दूरी का सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश। और बांग्लादेश हमारे भारत से 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। तो सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ में बनाती है कितनी, 4096.7 किलोमीटर। और क्या क्या खास बात है, ये नंबर 1 पर है। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो देखो, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हो गया मेघालय, ये हो गया असम, ये हो गया त्रिपुरा और ये होगा मिजोरम। मतलब कि 1 2 3 4 5 राज्य। ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं जिससे सीमा बनाते हैं, तो एक हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर असम, तीसरे नंबर पर मेघालय, उसके बाद में त्रिपुरा और उसके बाद में मिजोरम। क्लियर। अब देखो भाई, एक और खास बात है, असम राज्य है। ये देखो, असम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर भी सीमा बनाती है और यहाँ पर भी सीमा बनाती है। तो ये दो बार बांग्लादेश की सीमा बनाती है, 2 बार ये बांग्लादेश की सीमा बनाती है। ठीक है। मेघालय के बारे में कोई खास बात नहीं है यहाँ पर। मेघालय में गारो खासी जयंतियां हैं, इसी में मासिनराम है, चेरापूंजी है। मतलब कि गारो खासी जयंतियां जब मानसून जाता है तो उसी में फंस जाता है, और सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है। ये सब बात की बात है। त्रिपुरा से क्वेश्चन बनता है। त्रिपुरा, त्रिपुरा देखेंगे आप लोग यहाँ पर, तो केवल सिर्फ इसका ये वाला भाग ही भारत से जुड़ा हुआ है, बाकी इधर इधर और इधर, तो ये 3 तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। मिजोरम 2 देशों से सीमा बनाता है, बांग्लादेश भी हो जाता है और म्यांमार से भी बनाता है। ये अभी बात की बात है। ठीक है, अभी देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाँ, और एक बात ध्यान लीजिए कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो सीमा होती है उसको शून्य रेखा कहते हैं। देखो, बांग्लादेश और शून्य त्रिपुरा के बीच की जो रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, उसको क्या कहते हैं, शून्य रेखा कहते हैं। कुछ रेखाओं के नाम भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे रेड क्लिफ हो गया, मैकमोहन हो गया, डूरंड रेखा हो गई, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। तो वैसे बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की जो रेखा है वो क्या कहलाती है, शून्य रेखा कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चाइना को।
चीन चीन की भारत की सीमा रेखा कितनी है? 3488 किलोमीटर है। कितना है? 3488 किलोमीटर है। कितने राज्यों से ये सीमा बनाता है? तो सिर्फ जब राज्य पूछ लेगा तो देखो 1 2 3 4 कितने राज्य हैं? मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को पूछता है तो लद्दाख भी ले लेंगे। मतलब लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब आप लोग लिखते चले जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ कुछ लिखूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारत और जो चाइना है इनके बीच की जो सीमा रेखा है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो इधर पश्चिम वाला, ये वाला भाग, यहां से लेकर के और यहां तक का जो भाग है, इस वाले सीमा रेखा को मतलब भारत तो मान रहा है लेकिन चाइना, मतलब भारत मान रहा है लेकिन चाइना नहीं मान रहा है। अब देखो इधर देखो, यहां से लेकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो सीमा रेखा है इसको दोनों देश मान रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना नहीं मान रहा है। वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहता है कि भाई तिब्बत, ये तिब्बत का ही है। और जो तिब्बत की जो इधर चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है इसी का नाम मैकमोहन रेखा है। ये पूरा यहाँ तक चाइना तो जो बनाती है उसका नाम पूरा नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ही, मतलब अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तक का ही जो सीमा रेखा है उसका नाम मैकमोहन रेखा है। क्लियर है? अगला बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। कितना है? 3323 किलोमीटर। ये देखो पाकिस्तान कितने राज्यों से सीमा बनाता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अगर सबको मिला लें। विशेष बात ध्यान रखना है कि पाकिस्तान ना ही हरियाणा से सीमा बनाता है और ना ही हिमाचल प्रदेश से बनाता है। पेपर में आपको जब भी मिलेंगे या तो इसको दे देगा हरियाणा को या तो दे देगा हिमाचल प्रदेश को। आप लोग इतना दिमाग में रखें कि ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख इतने से ये सीमा बनाता है। देखिए इसके बीच की जो सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच की, ये अध्यारोपित सीमा रेखा है और इसको 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में खींचा गया था। ठीक है, तो इसीलिए इस रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा है। ये विवादित रेखा है। आज तक इसकी वजह से 4 बार युद्ध हो चुके हैं। कब कब हुआ है? 1948 में हुआ, 1965 में हुआ, 1971 में युद्ध हुआ और 1999 में हुआ। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान हर बार हारा ही है और ये हमारा सौभाग्य है कि हर बार भारतीय सेना ने इनको मात दिया है। क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद में आ जाते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार की जो सीमा रेखा है वो है म्यांमार की जो सीमा रेखा है वो है 1643 किलोमीटर, जबकि नेपाल की जो सीमा रेखा है वो 1751 किलोमीटर है। अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले म्यांमार की पढ़ लेते हैं। देखिए म्यांमार ये इधर इस तरफ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्यों से म्यांमार सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई थी, देखो ये प्राकृतिक भी सीमा रेखा बनाती है, अराकान यूमा पर्वत,
लेकिन खींचा भी गया था यानडूब की संधि के द्वारा। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण यानडूब की संधि के द्वारा खींचा गया था। यानडूब की जो संधि हुई थी वो 1826 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1826 ईस्वी में। लेकिन बाद में जब देश हमारा आजाद हो गया तब फिर 10 मार्च 1967 को दोनों देशों में मिल करके इसको व्यवस्थित कर लिया। 10 मार्च 1967 को। ठीक है, नेपाल के बारे में बात कर लेते हैं। नेपाल हमारे भारत से कितना किलोमीटर बनाता है? तो 17 क्या 51 यानी 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। नेपाल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम इतने राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, सिक्किम इतने राज्यों से ये सीमा रेखा बनाता है। सबसे ज्यादा नेपाल सीमा रेखा किसके साथ बनाता है? तो वो साझा करता है बिहार राज्य के साथ। बिहार के बाद में दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो बहुत मतलब थोड़ा सा अंतर है, लगभग दोनों बराबर ही है। ठीक है, नेपाल भी हो गया। उसके बाद में एक और रेखा बचती है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान भारत से कितना सीमा बनाता है? भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। तो इसको कहते हैं डूरंड रेखा। ये पहले ये जो अफगानिस्तान की है, पहले पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा हुआ करता था तब पाकिस्तान और भारत एक ही था, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच खींचा गया था। अब मतलब अलग अलग हो गया पाकिस्तान भारत से। तो जो डूरंड रेखा है वो मतलब इस प्रकार से काम करती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है और अफगानिस्तान और भारत के बीच में भी सीमा रेखा बनाती है। सर हेनरी डूरंड ने इसको खींचा था। किसने खींचा था? सर हेनरी डूरंड ने इसको खींचा था। ठीक है, ये सिर्फ एक राज्य में केंद्र शासित प्रदेश किसके साथ? लद्दाख के साथ सीमा रेखा बनाती है। एक और बहुत प्रचलित क्वेश्चन है आजकल कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब राज्य आ जाएगा तो हम लगाएंगे हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए अभी यूट्यूब पर नए हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा है थोड़ा सा बस कुछ दिन की बात है। उसके बाद में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। आप लोगों को सारी क्लासेस एक प्रॉपर तरीके से मिलती रहेंगी। ठीक है, टाइम बहुत कम मिल पाता है लेकिन जो भी समय मिलता है एक आध क्लास तो डेली डालेंगे ही, चाहे जो जिस सब्जेक्ट की हो। किसी दिन हिस्ट्री, किसी दिन पॉलिटी, किसी दिन मैथ, किसी दिन रीजनिंग, अभी सारी क्लासेस डाल देंगे। मतलब और आपको कुछ भी पढ़ना हो, कोई भी टॉपिक जो दिक्कत दे रही हो तो आप मतलब कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मतलब कुछ और वीडियो देखना है आप लोग जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से देखिए, सारी वीडियो को देखिए, लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करवाएं ताकि हम लोगों को भी सपोर्ट मिले। ठीक है, धन्यवाद।